चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल यू। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बन एनायन, है ना। तो देखिए, कार्बन एनायन, ठीक है। कार्बन एनायन क्या होता है? व्हेन नेगेटिव चार्ज appear on the carbon atom is known as कार्बन एनायन। देखिए, कार्बन एनायन कौन कौन से केस में बन सकता है, ठीक है ना। एक तो कार्बन के साथ कोई ऐसा क्या अटैच हो, ग्रुप अटैच हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या हो, कम हो, ज़्यादा नहीं, कम हो, ठीक है ना। यानी कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एम, ठीक है ना। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एम, है ना। इस कंडीशन में क्या होगा कि इस बॉन्ड का क्या होगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। यह बॉन्ड क्या हेटेरोलिटिकली क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है ना, अनइक्वल फैशन में। और जो इस बॉन्ड को बनाने में दो इलेक्ट्रॉन लगे हैं, एक कार्बन का और एक इस एम का, ठीक है ना, वो क्या करेगा, दोनों शिफ्ट हो जाएगा किस पे, कार्बन पे। क्लियर है ना। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, कार्बन एनायन। बोलिए। अच्छा देखो, एम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, ठीक है, तो इट मीन्स कि यह मेटल की सीरीज, है ना, मेटल के कहीं ना कहीं क्लास में आता होगा। तो एम इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एम मे बी मैग्नीशियम ग्रिग्नॉट रिएजेंट में। हाँ, तो कार्बन एनायन कहाँ बन सकता है, ग्रिग्नॉट रिएजेंट। और कहाँ बन सकता है, लिथियम के साथ। बोलिए। और कॉपर के साथ, ठीक है ना। अगर मतलब कि ये जो हमारा क्या है, कार्बन एनायन है, इसके बनने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम कहाँ है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना। दूसरा केस क्या हो सकता है, ठीक है ना, कि अगर हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन। अब इस एल्कीन पे अगर क्या कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, हाँ, तो यह बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। हाँ, ब्रेक करेगा तो इस पे क्या यहाँ पे क्या अपीयर हो जाएगा, निगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा ना। हाँ, तो देखो, जब कभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे, क्लियर है, तो वहां पे क्या बनता है, कार्बन एनायन, है ना। तो दूसरा केस क्या हो सकता है, ऑन व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तब इस केस में क्या बन सकता है, न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। क्लियर है। छापिए।
कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्बन एनायन। कार्बन एनायन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्बन एनायन, ठीक है। अच्छा देखो, कार्बन एनायन में जो हमारा कार्बन होता है वो तो निगेटिवली चार्ज होता है, वो तो ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो कार्बन इज निगेटिवली चार्ज। निगेटिवली चार्ज होने का क्या मतलब है कि कार्बन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन इफिशियंट है, ठीक है ना। उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, मैक्सिमम अमाउंट में है, ठीक है ना। तो कार्बन एनायन इज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, ठीक है ना। अच्छा, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, हाँ, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो अगर इसको अटैक कर, यह किसकी तरह बिहेव करेगा, खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है ना। तो जो हमारा कार्बन एनायन है वो अपने आप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। अच्छा बताओ, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 4 6, और नेगेटिव चार्ज का मतलब एक लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। हाँ क्या बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं, ठीक है ना। वैलेंस शेल यानी इसका क्या कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीटेड। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो, हाइब्रिडेशन इसका क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है ना। कैसे देखो, 1 2 3 और एक लोन पेयर, 4 हो गए, तो हाइब्रिडेशन इसका क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है ना। अच्छा, इसका शेप क्या होगा, देखो अगर रेगुलर शेप की बात करें, ठीक है ना, किसके, sp3 के, तो वो तो टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन यहाँ कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 ही बॉन्ड दिख रहे हैं ना। 3 बॉन्ड दिखने का मतलब कि इसमें से एक बॉन्ड नहीं है, उसकी जगह क्या है, लोन पेयर, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल, है ना, या इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, क्लियर है। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, या क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, बोलो कोई दिक्कत। चलो इतना छापिए, तो इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है ना।
चलो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि देखिए कार्बन एनायन जो है ना, वो कार्बन एनायन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। यानी जो यह कार्बन है इस पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, यह अपने सर पे इलेक्ट्रॉन का बोझ लेके घूमे जा रहा है, ठीक है ना। अगर इस कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जो इस इलेक्ट्रॉन के बोझ को क्या कर सके, कम कर सके, मतलब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सके, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, खींच सके, ठीक है ना। तो ऐसे ग्रुप क्या करेंगे, इस कार्बन एनायन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। अब पता चला कि इसके सर पे इलेक्ट्रॉन का बोझ वैसे ही ज़्यादा है, अब इसके साथ ऐसे ग्रुप ऐड हो गए जो खुद इसको इलेक्ट्रॉन और सप्लाई करने लगे, तो इसके सर पे इलेक्ट्रॉन का बोझ और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो यह और ज़्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें इसकी, ठीक है, तो देखो -I जो होता है इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, बोलिए, लेकिन जो +I होता है वो क्या करता है, डिक्रीजेज स्टेबिलिटी। हाँ हाँ, बाकी कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के केस में क्या था, इसका अपोजिट था। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट थे। अगली बात समझ में, देखो जरा। तो अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हमारे पास ये एक तरह का क्या है, कार्बन एनायन है, और ये क्या है, दूसरी तरह का कार्बन एनायन है, हाँ, और ये तीसरी तरह का कार्बन एनायन है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होने वाला है, ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। क्यों, क्योंकि एक ही तरफ से +I इफेक्ट लग रहा है, यहाँ दो तरफ से लग रहा है, यहाँ तीनों तरफ से लग रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाँ, 1 डिग्री कार्बन एनायन, 2 डिग्री कार्बन एनायन और 3 डिग्री कार्बन एनायन, ठीक है ना। यानी 1 डिग्री कार्बन एनायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज कम्पेयर टू 3 डिग्री। आगे बात समझ में। अच्छा, अगर इसी तरह से और एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे पास कोई एक कार्बोकैटायन है, क्लियर है, और दूसरा कार्बोकैटायन हमारे पास ये है, सॉरी कार्बन एनायन, कार्बोकैटायन नहीं, कार्बन एनायन। अब बताओ इसमें किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने वाली है, सेकंड वाले की, ठीक है ना। चलो देखो, इन दोनों में इतना स्ट्रक्चर तो क्या है, कॉमन है, बोलो, इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स में इतना स्ट्रक्चर तो कॉमन है दोनों में। अच्छा, NO2 क्या करता है, -I इफेक्ट शो करता है, ये NO2 भी क्या करेगा, -I इफेक्ट शो करेगा। जब दोनों -I इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है ना, तो देखो कार्बन एनायन जिस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है उसके ज़्यादा नज़दीक कौन है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला है ना। तो मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट इज द मैटर ऑफ द डिस्टेंस। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वह डिस्टेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है, डिपेंडेंट होता है। बात समझ में आ रही ना। तो देखो जितना ज़्यादा नज़दीक होगा क्या कार्बन एनायन के यह NO2, उसकी स्टेबिलिटी को उतना ज़्यादा बढ़ाएगा। क्लियर है ना। तो इसमें क्या है, फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड वन। क्यों, क्योंकि यहाँ -I इफेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यहाँ -I इफेक्ट कम प्रोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ थर्ड कार्बन पे है और यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे है। आगे बात समझ में कि नहीं आई, चलिए छाप लीजिए इतना, तो आगे चलते हैं।
देखिए बात करें अगर किसकी, कार्बन एनायन की, हाँ, तो कार्बन एनायन जो है, कार्बन एनायन के स्टेबिलिटी में हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई रोल नहीं होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन डज नॉट प्ले एनी रोल इन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन एनायन। वो केवल किस में रोल प्ले करता है, या तो कार्बोकैटायन में करेगा या तो फ्री रेडिकल में करेगा, ठीक है ना, इसमें नहीं करता है, ठीक है। तो ये बात भी नोट करके लिख लेंगे क्या, कि हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर does not play any role stability of carbon anion। क्लियर है? अच्छा देखो, रिजोनेंस की बात करें तो कार्बन एनायन इज आल्सो स्टेबलाइज बाय द रिजोनेंस, ठीक है ना। कार्बन एनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रिजोनेंस, ठीक है ना। जरा देख लीजिए तो कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं, बताओ दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होने वाला है? पहला वाला। गुड। देखो क्यों? क्योंकि पहले वाले की बात करें तो सिस्टम किस में है, कंजुगेशन में है, हाँ, डबल सिंगल निगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिजोनेंस होगा ना, हाँ। लेकिन यहाँ कंजुगेशन में नहीं है, यहाँ पे रिजोनेंस का कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली जो सिस्टम है ये किसके थ्रू स्टेबलाइज हो रही है, रिजोनेंस के थ्रू। तो दिस वन इज द मोर स्टेबल। आगे बात समझ में, हाँ। अच्छा इसमें एक बात और नोट करके, इसमें और क्या हम कर सकते हैं, ठीक है ना, माइनस आई इंक्रीजेज द, सॉरी माइनस आर, जो रिजोनेंस का माइनस आर वाला पार्ट है, ठीक है ना, ऐसे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं वो कौन से इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आर, ठीक है ना। तब माइनस आर स्टेबिलाइजेज इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, बोलिए। लेकिन जो प्लस आर होता है वो क्या करता है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है ना। तो माइनस आर स्टेबिलिटी, कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, और प्लस आर कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को घटा देगा, ठीक है ना। चलो इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लो आप लोग, तो फिर इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। हो गया? देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन हो, ठीक, कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द
स्टेबिलिटी। ठीक, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए करिए तो। देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है ना, C6H5 का मतलब बेंजीन होता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट वाले में क्या है, दो साइड में बेंजीन है। हमको क्वेश्चन देना चाहिए था किस पे, कार्बन एनायन पे, हमने दे दिया कार्बोकैटायन पे। ठीक है ना, तो इसको सही करेंगे थोड़ा, इसको क्या करेंगे, कार्बन एनायन। ठीक है ना, कार्बोकैटायन पे भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसको क्या करेंगे, कार्बन एनायन पहले करेंगे। ठीक है ना, अच्छा देखो इस वाले पर्टिकुलर को देखो। ठीक है ना, यह निगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है और साथ ही साथ इस बेंजीन रिंग के कंजुगेशन में भी है, यानी यह निगेटिव चार्ज, ठीक है ना, डीलोकलाइज होगा इस बेंजीन रिंग पे थ्रू द रिजोनेंस, और उसी टाइम यह निगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के साथ भी क्या चला जाएगा, रिजोनेंस में, यानी इसका इस निगेटिव चार्ज का जो डीलोकलाइजेशन है दोनों बेंजीन रिंग पे होता रहेगा। आगे बात समझ में, यानी यहाँ पे कौन सा इफेक्ट प्ले कर रहा है, रिजोनेंस, वो भी किसके साथ है, दोनों बेंजीन के साथ है। ठीक है, अगर बी वाले को देखें, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, तीन तीन बेंजीन रिंग लगे हुए हैं, यानी यह निगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के साथ भी रिजोनेंस में है, इसके साथ भी रिजोनेंस में है और इसके साथ भी रिजोनेंस में है। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए तो यह सी वाला, ठीक है ना, यहाँ पे केवल क्या है, एक ही बेंजीन रिंग है और यहाँ पर बेंजीन रिंग है ही नहीं, ये साइक्लो क्या है, हेक्सेन है। ये क्या है, साइक्लो हेक्सेन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कौन सा रोल प्ले कर रहा है, रिजोनेंस। यहाँ पर कितने साइड से रिजोनेंस मिल रहा है, 3 साइड से। यहाँ पे कितना, कहाँ से रिजोनेंस मिल रहा है, 1 साइड से, और यहाँ पे रिजोनेंस है नहीं, यहाँ पे कौन सा सिंपल इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है ना, तो इन तीनों में तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन में जो सबसे कम स्टेबल होने वाला है वो कौन सा है, डी वाला, फिर कौन सा है, सी वाला, फिर कौन सा है, ए वाला,
हैं, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होने वाली है, बी वाले की होने वाली है, ठीक है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, डी, फिर क्या हो जाएगा सी, फिर क्या हो जाएगा ए, और सबसे ज़्यादा बी। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। आगे बात समझ में, नोट करिए। हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो ऑर्गेनिक रिएक्शन में सारा खेल स्टेबिलिटी का, इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी का, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि जो इंटरमीडिएट जितना अधिक स्टेबल होता है उसी का प्रोडक्ट बनना प्रीफर करता है। तो प्रोडक्ट बेसिकली डिपेंडेंट होता है किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट पे। बात समझ में आ रही ना। प्रोडक्ट को एक ही चीज क्या करता है, डिटरमाइन करता है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट, ठीक है ना। मैं आपको आगे इसी में जब रिएक्शन के एग्जांपल लेने लगे, जब रिएक्शन मैकेनिज्म में हम चलेंगे, ठीक है ना, कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, तो हम ये देखेंगे कि इसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को क्या करने के लिए, गेन करने के लिए रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट भी होता है। रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रीअरेंजमेंट भी होता है, हम इसी में देखेंगे। तो सारा खेल किसका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट। आई बात समझ में। तो देखो अब क्वेश्चन में ठीक, ठीक है, अरेंज करिए इसको। देखिए हो गया, बताइए। ABC करके बताइए, ABCD, BCAD, ये डिक्रीजिंग में कि इंक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग में। फिर से सोच लीजिए, फिर से सोच लीजिए, क्या B सबसे कम स्टेबल कि सबसे ज़्यादा, सबसे कम स्टेबल है। फिर C, A, सबसे ज़्यादा D। ये आपका किस में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। हाँ, अब देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ठीक है ना, समझो मेरी बात को। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना,
कि जो उनसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर न दे करके अकॉर्डिंग अपने आंसर देते हैं, आंसर अपने अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहली बात तो ये कि आपको जो भी आंसर करना था डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना था, आपको इंक्रीजिंग में नहीं करना था। मान लिया आपका कॉन्सेप्ट सही है, आपने सही इसको लगाया भी है, लेकिन सेम क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपका सही, आप सही करेंगे, सही आपके करते हुए भी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पूछा किस में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप बता किस में रहे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जो पूछे वही बताइए। दूसरी बात क्या कि किसी भी क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले इम्पैक्ट चेक कर लीजिए कि कौन कौन सा इम्पैक्ट लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये NO2 मेटा पोजीशन पे है। अब मैंने आपको बताया था कि मेटा पोजीशन पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, और यहाँ पे क्या है, -I इफेक्ट है। ये पैरा पोजीशन पे है, यहाँ -R इफेक्ट शो करेगा। अच्छा देखो, दोनों ही मेटा पोजीशन पे है, तो यहाँ पे -I और -I, और यहाँ पर -R, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को पीछे के क्लासेस में डिस्कस किया था कि जो रिजोनेंस का इम्पैक्ट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होता है, यानी इन दोनों की स्टेबिलिटी इन दोनों से ज़्यादा ही होने वाली है। ये तो बात क्लियर है, ठीक है ना। अब इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने वाली है, डी वाले की, क्योंकि 3 -R है, यहाँ पे 1 -R है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होने वाला है, डी, फिर बी, ठीक है ना। सॉरी, हमको डिक्रीजिंग में लगाना है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी डी की होने वाली है, फिर किसकी होने वाली है, बी की होने वाली है। उसके बाद इन दोनों में चेक करिए, यहाँ पे 2 -I, यहाँ पर 1 -I, तो इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होने वाली है, सी की, फिर ए की। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नोट करिए। देखिए जरा, कार्बन एनायन कौन कौन से रिएक्शन में फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो अब यहीं से थोड़ा सा हम आपको लेके चलते हैं किसमें, रिएक्शन मैकेनिज्म में, कि कार्बन एनायन बनता कैसे है, ठीक है ना, और कैसे उसका यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। तो कार्बन एनायन फॉर्म इन क्या, इधर देखिए, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं, ओनली एल्डोल, ठीक है ना। व्हिटिंग रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, एक्सेट्रा, ठीक है ना। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एल्डोल रिएक्शन का, ठीक है। अब देखो एल्डोल रिएक्शन, बेसिकली ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। द एल्डिहाइड विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक तो जरूर हो, एटलीस्ट 1 तो जरूर होने चाहिए। द एल्डिहाइड या फिर कीटोन भी, एल्डिहाइड और कीटोन विच हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज एल्डोल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस,
हाँ, तो यह रिएक्शन किस में चला जाएगा, एल्डोल रिएक्शन में। स्ट्रॉन्ग बेस क्या, वीक बेस भी ले सकते हैं, ठीक ना, बस बेसिक मीडियम होना चाहिए। क्लियर है। जरा देखिए इस चीज को, ये रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है ना, हमें मैकेनिज्म डिस्कस करना है। देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। इसका जो पड़ोसी है फंक्शनल ग्रुप का, जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन का जो पड़ोसी होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और इससे जितने हाइड्रोजन अटैच है वो क्या कहलाता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, 3। चलो हम एक को ऐसे बना देते हैं, ठीक। अब होता क्या है कि ये जो बेस है वो क्या करता है, इस अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करता है, ठीक है। यह अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक। देखो ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक तभी हो सकता है क्योंकि जो इसके बाद बनने वाला कंजुगेट बेस है वह स्टेबल हो। यह एसिडिक हाइड्रोजन की तरह तभी बिहेव करेगा इसके बाद बनने वाला कंजुगेट बेस क्या हो, स्टेबल हो। अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो यह फिर एसिडिक हाइड्रोजन की तरह बिहेव नहीं करेगा। चलो उसको भी देख लेते हैं। तो जब यह बेस इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, किस पे, अल्फा हाइड्रोजन पे, तो यह बॉन्ड ऐसे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस, कार्बन एनायन बन गया, बोलिए। और साथ में यहां से क्या निकल गया, वाटर बन गया ना जी। देखो हाँ, अब ये कंजुगेट बेस जिस पे कार्बन एनायन है क्या स्टेबल है, स्टेबल नहीं है। अच्छा आपको यहाँ पर रिजोनेंस नहीं दिख रहा है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, हाँ। तो दिस कार्बन एनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रिजोनेंस। होता क्या है कि यह नेगेटिव चार्ज इस सिग्मा बॉन्ड पे शिफ्ट होगा तो यह डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा, बोलिए। तो दिस, और ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये रिजोनेंस की प्रोसेस क्या होती रहती है, चलती रहती है। आगे बात समझ में कि नहीं आई। तो ये जो कंजुगेट बेस है ये क्या है, स्टेबल है। साथ ही साथ ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों, क्योंकि कार्बन पे कौन सा चार्ज अपीयर हो पड़ा है, निगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है, ठीक है ना, कि सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, उसी एल्डिहाइड का सेम मॉलिक्यूल, ठीक है ना, होगा क्या कि ये जो हमारा क्या बना हुआ है, कंजुगेट बेस, सॉरी हाँ, कंजुगेट बेस है, वो क्या करेगा, इधर देखो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब इसको यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिख गया, होगा क्या कि यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा, बोलो करेगा ना। देखो फाइनली क्या होने वाला है, CH3 CH, ये O नेगेटिव है, और ये पूरा ग्रुप अटैच हो जाएगा इस वाले कार्बन से, तो क्या होगा, CH2 CHO होगा ना। अब इसमें हमारा क्या बना हुआ है, वाटर ऑलरेडी। फिर ये क्या करेगा, ठीक, यहाँ से हाइड्रोजन भी ड्रॉ कर लेगा, क्या बनने वाला है, CH3 CH, ये OH, और ये CH2 और CHO। और जो OH यहाँ पे यूज हुआ था फिर से हमको वापस मिल गया, देखो जो OH यहाँ पे यूज हुआ था फिर से हमको वापस मिल गया है। अच्छा इसको एल्डोल क्यों कहते हैं, कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें एल्डिहाइड भी है, एल्कोहल भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल। ठीक, कौन सा रिएक्शन है ये, एल्डोल रिएक्शन है, ठीक, एल्डोल रिएक्शन।
तो एल्डोल रिएक्शन में जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बन एनायन, जो भी हम पढ़ रहे हैं। आगे बात समझ में कि नहीं आई? छपिए इसको।